मेरे अत्यंत प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जैसा कि मैंने आप लोगों को पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ाया था, इसमें मैंने आप लोग को लेखक परिचय करवा दिया था। मैंने आप लोग को पाठ का सारांश भी समझा दिया था, साथ ही मैंने आप लोग को इसके शब्दार्थ भी करा दिए थे। आज मैं आप लोग को इस पाठ का प्रश्न उत्तर कराने आ रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपियों में किताब से देखकर प्रश्न लिखेंगे और उत्तर मैं बोल रही हूँ उसे आप लोग सुन करके अपनी कॉपी में लिखें। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसका उत्तर है, लेखक ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे उनके व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। पॉइंट नंबर 1, सादा जीवन। प्रेमचंद आडंबर तथा दिखावेपूर्ण जीवन से दूर रहते थे। वे गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। पॉइंट नंबर 2, उच्च विचार। प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। वे इन बुराइयों से समझौता ना कर सके। पॉइंट नंबर 3, स्वाभिमानी। प्रेमचंद ने दूसरों की वस्तुओं को मांगना उचित नहीं समझा। वे अपनी दीनहीन दशा में संतुष्ट थे। पॉइंट नंबर 4, सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले। तो इसमें आप लिखेंगे कि प्रेमचंद ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति सावधान किया। वे एक स्वस्थ समाज चाहते थे तथा स्वयं भी बुराइयों से कोसों दूर रहने वाले थे। पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे आप लोग, अपनी स्थिति से संतुष्ट। प्रेमचंद का जीवन सदा ही अभावों में बीता। उन्होंने अपनी स्थिति दूसरों से छिपाए रखी। वे जैसे भी थे उसी में खुश रहने वाले थे। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, संघर्षशील। वे रास्ते में आने वाली मुसीबतों से बचकर नहीं निकलते थे, बल्कि वे उनका सामना करते थे और उस पर विजय पाकर आगे बढ़ते थे। इसके बाद आप लोग का प्रश्न नंबर 2 है, सही कथन के सामने राइट का निशान लगाइए। सभी किताब में देखें। पहला का, बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। नंबर खा, लोग तो इत्र चिपड़कर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। नंबर गा, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। नंबर खा, जिससे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो जो पहला है ना कि बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है, क्योंकि उनके दोनों जूते फटे हुए थे। उसके बाद दूसरा, लोग तो इत्र चिपड़ कर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। इस पर आप लोग सही का निशान लगाएं, क्योंकि आज इंसान क्या है, इंसान दिखावापूर्ण जीवन जीना चाहता है कि मुझसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद नंबर का, तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। तो ये क्या है, इसका आंसर गलत है, रॉन्ग लगाएंगे। जिससे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, तो ये भी गलत है, रॉन्ग है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। पहला, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है।
अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तो इसका अर्थ आप लिखेंगे बेटा, डालिए नंबर का और हेडिंग डालिए व्यंग, क्योंकि ये व्यंग किया गया है, कटाक्ष किया गया है। तो इसमें लिखेंगे जूते का स्थान पाँव में अर्थात नीचे है। ये सामर्थ्य अथवा ताकत का प्रतीक माना जाता है। टोपी का स्थान सिर पर अर्थात सम्माननीय है, पर स्थिति इसके विपरीत है। आज लोग अपने सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियां अर्थात सम्मानित एवं गुणी व्यक्ति, जिनका समाज में सम्मान हो, तो सम्मानित एवं गुणी व्यक्ति को अपने जूते पर झुकने को विवश कर देते हैं और लोग अपना स्वाभिमान भूलकर अपना सिर उनके सामने झुकाते हैं। तो मेरे लाडले बच्चों, आज समाज में क्या हो रहा है? जिसके पास पैसा है, भले ही उसके अंदर कोई गुण नहीं है, लोग क्या करते हैं? उसकी वंदना करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। लेकिन कितना भी सम्मानीय व्यक्ति है, टोपी वाला है, पैसा नहीं है, तो उसका सम्मान नहीं के बराबर है। अब इसके बाद आते हैं नंबर घ पर। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिखेंगे आप लोग, डालिए नंबर घ और लिखिए व्यंग। व्यंग को अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद लिखें, लोगों में एक प्रवृत्ति होती है बुराइयों को छिपाने की या उन पर पर्दा डालने की। लोग अपनी बुराइयों को दूसरे के सामने नहीं आने देना चाहते हैं, पर प्रेमचंद ने अपनी बुराइयों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे भीतर बाहर एक समान थे। दूसरे लोग पर्दे की आड़ में कुछ भी करते रहें, मतलब कोई कितना भी गलत काम करे, लेकिन प्रेमचंद ने गलत काम का साथ नहीं दिया। उसके बाद नंबर गा, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। ये भी बच्चों इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिखिए हेडिंग व्यंग। उसके बाद लिखिए, प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर, उनकी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने इनकी तरफ हाथ से भी इशारा नहीं किया। इन्हें इतना घृणित समझा कि पैर की उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए दूसरों को भी उससे सावधान किया। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचवाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वो विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, प्रेमचंद के बारे में लेखक ने विचार बदलने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, लोग प्रायः ऐसा सोचते और करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों के लिए वे अच्छे कपड़े रखते हैं। प्रेमचंद के पास शायद दूसरी पोशाक नहीं थी। पॉइंट नंबर 2, लेखक सोचता है कि सादा जीवन जीने वाला ये आदमी भीतर बाहर सब एक सा है, इसका दोहरा व्यक्तित्व नहीं है। इन्होंने कभी दिखावटी जीवन नहीं जिया। यह है इसका आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम सबके जीवन में क्या होता है, तरह तरह की पोशाकें होती हैं। हम स्कूल आते हैं तो यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, जब हम घर में रहते हैं तो हम साधारण कपड़ों में रहते हैं। हमको कहीं शादी वगैरह में जाना होता है तो हमारे पास विशेष कपड़े होते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद के पास दिखावा नाम की कोई चीज़ नहीं थी।
तब लेखक ने पहले उनके बारे में विचार किया कि नहीं किसी से मांग लेते, लेकिन प्रेमचंद ऐसे नहीं थे। वो दिखावटी जीवन में विश्वास नहीं करते थे, जो उनके पास था उसी में वो संतुष्ट रहना जानते थे। कहते गोधन गजधन गाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो मुंशी प्रेमचंद उच्च विचार और सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। आपने ये व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें उत्तर लिखेंगे आप लोग। इस व्यंग में हमें लेखक की कई बातें आकर्षित करती हैं। सर्वप्रथम लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद का चित्र प्रस्तुत किया है। इनकी विशेषताओं से हमें परिचित करवाया है। दूसरे लेखक ने प्रेमचंद पर व्यंग तो किया है, पर उसने स्वयं को कभी भी व्यंग से अलग नहीं रखा। तीसरे, लेखक को मानव जीवन की अत्यंत गहरी समझ है। उसने जीवन के सुख दुख को अत्यंत निकट से देखा है। चौथे, लेखक सामाजिक बुराइयों तथा कुरीतियों के प्रति भी सजग है। उसने व्यंग के माध्यम से इन पर भी प्रहार किया है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? तो आप लिखेंगे उत्तर, टीला रास्ते में आने वाला वो अवरोध है जिसको लांघना कठिन होता है। ये व्यंग में टीला शब्द का प्रयोग प्रेमचंद के जीवन में आने वाली सामाजिक कठिनाइयों के लिए किया गया है, जिससे पंडित, पुरोहित, मौलवी, जमींदार आदि समाज के कथित ठेकेदारों ने खड़ी की है। इनके कारण ही ऊंच नीच की भावना, जाति पाति, छुआछूत, बाल विवाह, शोषण, बेमेल विवाह, अमीर गरीब की भावना आदि टीले के रूप में खड़ी हो मार्ग को अवरुद्ध करती है। अर्थात ये जो ऊंच नीच की भावना, जाति पाति की भावना, छुआछूत की भावना, बाल विवाह, शोषण, बेमेल विवाह, अमीर गरीब की भावना आदि टीले के रूप में खड़ी होकर मार्ग को अवरुद्ध करती है। अर्थात ये क्या करती है? ये मार्ग में बाधा बनकर आती हैं, जिनको कि मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया है? उन पर टिप्पणी की गई है, उस पर उनको व्यंग किया गया है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर रचना और अभिव्यक्ति पर। तो ये आपका है प्रश्न नंबर 7। इसमें प्रेमचंद के फटे जूते को आधार मानकर परसाई जी ने व्यंग किया। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लेख लिखिए। तो आप लोग उत्तर लिखें। मेरे घर के पास में एक डॉक्टर साहब रहते हैं। उनकी डिग्री के बारे में लोगों को आज तक नहीं पता लगा, क्योंकि उनसे पूछने पर एक ही जवाब मिलता है कि डिग्री से इलाज नहीं होता, इलाज होता है अनुभव से। तुम मेरा अनुभव देखो। सचमुच उन डॉक्टर साहब को मैंने जब भी देखा होगा, वे हमेशा ही अपने गले में स्टेथोस्कोप लटकाए रहते हैं। आधा सा, टा में एक ही मात्रा, था में एक ही मात्रा, आधा सा, का में ओ की मात्रा, पा। स्टेथोस्कोप लटकाए रहते हैं। उनसे इलाज कराने जाओ तो वो पहले अपने अनुभव की चर्चा करते हैं, फिर अपनी अति व्यस्तता बताते हुए कहते हैं, जल्दी करो,
मुझे कई मरीज देखने बाहर जाना है, जबकि वे अपना क्लिनिक छोड़कर बाहर नहीं निकलते हैं। बात करने पर लगेगा कि बराक ओबामा के बाद सबसे व्यस्त आदमी वही हैं। उनकी व्यस्तता सुन मरीज दोबारा उनके पास नहीं आते, पर उनकी व्यस्तता कम होने का नाम ही नहीं लेती है। इसके बाद अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, उत्तर लिखें। आज के समय में लोगों की सोच और दृष्टिकोण में काफ़ी बदलाव आ गया है। लोग प्रथम मुलाकात में व्यक्ति का स्वागत सत्कार उसकी वेशभूषा देखकर ही करते हैं। आज गुणी से गुणी व्यक्ति भी अच्छे कपड़ों के अभाव में आदरणीय नहीं बन पाता है। ऐसे में लोग अपनी वेशभूषा के प्रति विशेष रूप से सजग हो गए हैं। लोग अपनी हैसियत जताने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। अब तो ऐसे भी छात्र छात्राएं मिल जाएंगे जिन्हें पढ़ाई की चिंता कम अपने आधुनिक फैशन वाले कपड़ों की अधिक रहती है। संपन्न वर्ग को ऐसा करते देख मध्यम और निम्न वर्ग भी वैसा ही करने को ललायत हो उठता है। बस इसी 8वें प्रश्न के साथ आपका ये पाठ प्रेमचंद के फटे जूते समाप्त होता है। आप सभी को प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। सबका दिन मंगलमय हो।